कल लास्ट टॉपिक चल रहा था वो है क्रिस्टलों का वर्गीकरण। क्रिस्टल हमने पढ़ा था 4 प्रकार का। पहला बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, कौन कौन सा प्रकार बताया था मैंने? 4 प्रकार बोला था। तो 4 प्रकार का होता है। पहला होता है आणविक क्रिस्टल, दूसरा होता है आयनिक क्रिस्टल, मैंने ठोस लिखा उसमें क्रिस्टल लिख लीजिएगा, मैंने बोला था। फिर अगला होता है कोवेलेंट यानी सहसंयोजी क्रिस्टल, और अगला होता है धात्विक क्रिस्टल, मेटालिक क्रिस्टल। तो ये 4 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। किसके आधार पर हम बात कर रहे हैं? बंधों के आधार पर। तो चलें आगे। आणविक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल में संघटक कण अणु होंगे। आणवी अणु शब्द है, और अणुएं एक दूसरे के साथ बंध बनाती है, वो बंध कहलाता है दुर्बल वांडरवाल बल। वांडरवाल बल होता है। ध्यान देखेंगे, 2 बातें पे ध्यान देना। 2 ही आत्मा है। किसी भी चीज को आंसर को याद करने या परिभाषा को याद करने का मतलब नहीं होता है एज इट इज रट्टा ही मारो, उसका अर्थ समझो तो अपने आप हो जाएगा। आणविक क्रिस्टल में 2 बातें बताया मैंने। बंध प्रकार होगा वांडरवाल बल, और मैंने बताया इसके अणु, ये इसके संघटक कण जो होते हैं वो अणु होते हैं। तो क्या बोलेंगे? आणविक ठोस वे ठोस होते हैं जिनमें अणु में उसके संघटक कण होते हैं तथा उनके मध्य वांडरवाल बंध होता है। यही परिभाषा है इसकी। तो क्या लिखा है? इसके संघटक कण अणु होते हैं तथा इसके मध्य दुर्बल वांडरवाल बल होता है। ये एक बात। इसके कुछ उदाहरण के बारे में बात करूंगा। जैसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको दे दूं, बर्फ। बर्फ में उनकी अणुएं जो होती हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक प्रकार का दुर्बल बॉन्ड है, कोई रासायनिक बंध नहीं है, वो एक वांडरवाल बॉन्ड है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कहते हैं शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस। आयोडीन, ये सभी किस चीज का एग्जाम्पल होता है? ये आणविक ठोस का एग्जाम्पल होता है। आयोडीन भी ठोस पदार्थ होते हैं। I2 अणुएं जो होती हैं आपस में जुड़ी होती हैं, किससे? दुर्बल बंध से जुड़ी होती हैं। आयनिक ठोस, इसके जो संघटक कण हैं वो धनायन तथा ऋणायन होते हैं। इनके मध्य आयनिक बंध पाई जाती है। जिस प्रकार का बंध पाया जाता है उसी के आधार पर इसका नाम रखा गया है। तो इसमें कौन सा बंध पाया जाएगा? आयनिक बंध, जिसको बोलते हैं विद्युत संयोजी बंध, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। तो ये होगा आपका। तो लिखा गया इसके संघटक कण धनायन तथा ऋणायन होते हैं तथा इनके मध्य प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाई जाती है। ये स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है, तो इसको कहते हैं आयनिक बंध भी कहते हैं। ये बहुत ही प्रबल होता है, बंध होता है। इसके एग्जाम्पल जितने भी आयनिक कंपाउंड है, जितने भी विद्युत अपघट्य है, आप विद्युत अपघट्य पढ़ चुके हो तो वो समझ लो वही है। तो इनमें क्या होगा? NaCl, KCl, CaCl2, CuSO4, जिसमें भी आयन होंगे वो सभी आयनिक बंध से जुड़े होंगे। ये किस अवस्था में? ये देखो क्रिस्टल सभी है ना, ध्यान रखना, हम क्रिस्टल के बारे में बात कर रहे हैं। फिर पढ़ेंगे सहसंयोजी ठोस। चलो ये क्लियर है बेटा? तो अब ये तो हुआ। अब सहसंयोजी ठोस की बात करेंगे। इसका मतलब होता है इसमें जिसका जो संघटक कण, याद रखना सबके संघटक कण कौन से, मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से हैं? आणविक में अणु था, आयनिक में आयंस थे, बंध भी याद रखना। आणविक में वांडरवाल, दुर्बल वांडरवाल, और आयनिक में आयनिक बंध या स्थिर विद्युत आकर्षण बल, प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण। आयन होते हैं ना, धन आयन ऋण आयन एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, तो उस जगह का जो बंध है उसको कहा जाता है स्थिर विद्युत आकर्षण बल। विद्युत है ना, पॉजिटिव विद्युत, नेगेटिव विद्युत। अब चलते हैं आगे। आगे ये है कि ये लिखा है सहसंयोजी, तो संघटक कण यहां पे परमाणु होंगे। बोलने आना चाहिए, मैं आपको काम की बात बता रहा हूं, उसको बोलना है कैसे, अपने शब्दों में बोलना है। परमाणु होंगे, संघटक कण कौन होंगे? परमाणु होंगे, लेकिन बंध जो होगा सहसंयोजी होगा।
परमाणुओं के मध्य सहसंयोजी बंध होंगे। इस कारण से ये बहुत ही हार्ड होंगे। इनके गुणों के बारे में भी बात करूं तो बहुत ही सबके बारे में बात कर सकता हूं, गुणों के बारे में अभी इतना बता देता हूं, फिर गुण लिखूंगा। तो ये दो बातें हुई, तो ये बातें मैं यहां पर लिखा हुआ दे देता हूं, आप पढ़ सकते हो क्या लिखा हुआ है। हाँ, सहसंयोजी ठोस में उनके संघटक कण परमाणु होते हैं तथा उनके परमाणुओं के मध्य बंध सहसंयोजी होता है, जो कि बहुत ही प्रबल होता है। यही कारण है कि इसमें आप देखोगे उदाहरण, बढ़िया उदाहरण, कार्बन 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 आपस में जुड़े होते हैं हीरे में, बहुत स्ट्रांग होता है। कोई भी कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़ा है तो सिर्फ सहसंयोजी बंध से जुड़ा हुआ है। ग्रेफाइट, अब बोलो सर ये तो ज्यादा स्ट्रांग, वो हार्ड नहीं होता है। इसका रीजन है कि हर एक कार्बन 3 अन्य कार्बन से, इसके कार्बन की संयोजकता 4 होती है, याद रखना, 3 कार्बन से सहसंयोजी बंध से जुड़ा हुआ है, जबकि इसमें चारों बंध से, हर एक कार्बन अन्य 4 कार्बन से सहसंयोजी बंध से जुड़ा होता है। इस जगह पे, हर जगह पे सहसंयोजी, जबकि इसमें 2 तरह के बंध देखने को मिलता है। इसमें 2 तरह का, एक बंध होता है सहसंयोजी एक लेयर के फॉर्म में, और दूसरा होता है वंडरवॉल बॉन्ड, जो वंडरवॉल की वजह से दुर्बल हो जाता है, नरम हो जाता है, परत दर परत हटने लगता है। तो इसके पूरी डिटेल आपने 11 में पढ़ा होगा, मेरे 12th में इसका टॉपिक नहीं है, ध्यान रखिएगा। फिलहाल आगे चलें, हीरा, ग्रेफाइट, इसी तरह से मैं यहां पर दे दूं आपको सहसंयोजी में आपका और कौन, हाँ SiO2, ये क्या था, सिलिका कहलाता है। सिलिका, सिलिका मतलब समझते हो ना, रेत, ये हार्ड होते हैं बहुत, ठीक। चलिए साहब, इसके बाद आता है धात्विक ठोस। अब धात्विक ठोस का मतलब है धातुओं में ठोस, तो इसके धातु परमाणु होते हैं, इसके भी संघटक कण, लेकिन उन परमाणुओं के बीच में धात्विक बंध पाई जाती है। धात्विक बंध का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन के सागर में उनके धन आयन कर्नेल्स वितरित रहते हैं, इसको कहते हैं हम धात्विक बंध। ये बात है, यहां पर भी ये बात लिखा हुआ है। इसके संघटक कण धातु के धनायन, जिसको कर्नेल्स कहते हैं, और उनके इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, जिनमें ये डूबे रहते हैं। कुछ ऐसा समझ लो कि ये धातु है, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन 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 दिखाई देगा होगा, लेकिन इन्हीं पर कहीं कहीं पे क्या, बहुत नजदीक में ही इसके धन आयन उपस्थित रहेंगे। और आपको पता है कि धातु वे परमाणु होते हैं, वे तत्व होते हैं जिनके परमाणु इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी से दान कर सकते हैं, और चूंकि इलेक्ट्रॉन दान करने की उसमें क्षमता होती है, इलेक्ट्रॉन फ्री रखने की क्षमता होती है, इसलिए विद्युत धारा उसमें से प्रवाहित होती है धातुओं में। तो ये कारण होता है, धातु में विद्युत धारा प्रवाहित होने का कारण क्या है, उसके इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्री रहते हैं, ठीक। तो ये इसके गुण हैं। अब इनके बारे में हुआ, इनके गुणों को आप लोग, छोटी सी बात बता देता हूँ, आप लोग इसको लिख सकते हो, लेकिन उसके बारे में हम पूरी जानकारी की तरफ चलें। पहली बात देखो, सबसे पहले बताया था मैंने कौन सा, आणविक ठोस। आणविक ठोस कैसा होगा, अगर बर्फ के बारे में जाना तो उसके जल्दी से टूटते रहते हैं, या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानते हो तो बहुत ही नरम, उसके अणु हटते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बीच के परमाणु कैसी होती है, बंध दुर्बल होते हैं, अणुओं के बीच के बंध दुर्बल होते हैं। इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ठोस है, ठोस तो है परंतु वो रिलीज हो रही है, उसके कार्बन डाइऑक्साइड उससे निकलते रहते हैं, हमेशा निकलते रहते हैं। और यही वजह होता है कि जब आपने देखा होगा फोग वगैरह पैदा करते हैं तो क्या करते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड लाते हैं। वो 2 काम करता है, एक तो वो वहाँ से जल्दी से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, दूसरा काम करता है आप आसपास के वातावरण को ठंडा करता है। तो आसपास जो भी वो रहेगा, पानी नमी रहेगी इस वायुमंडल में, उससे वो धूम्र जैसा पैदा होने लगता है। तो ये सब बातें, ये इतना ही जानना है, क्वेश्चन इतना ही आएगा। फिलहाल हम इन तीनों के बारे में, चारों के बारे में कुछ अंतर देख लेते हैं। सब में संघटक कण के बारे में बात किया, तो संघटक कण आयनिक में कौन होगा, धनायन ऋणायन, यस। सहसंयोजक में परमाणु होंगे, धात्विक में परमाणु होंगे, लेकिन आणविक में अणु होते हैं। छोटे अणु क्या, अणु होते हैं, सीधा सा मतलब है, छोटे बड़े मत कुछ बोलिएगा, वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। बांधने वाले बल क्या होते हैं, इसमें होता है आयनिक बंध, यानी कि विद्युत संयोजी बंध, जिस बंध को कहा जाएगा स्थिर विद्युत आकर्षण बल। इसमें क्या होगा, सहसंयोजी बल, इसमें होगा
धात्विक बंध, और इसमें जो होगा वो होगा दुर्बल वान डेर वाल फोर्स। ठीक, भौतिक गुण। अब इसके गुण उधर मैंने इसलिए नहीं बताया कि वहां पर फिर लिखूंगा, उससे अच्छा लिखा हुआ मेरे पास है, तो इनको उसके नीचे गुण लिख सकते हो। पहली बात है कि आयनिक, मैं सबसे पहले जो बताया था, कौन सा बताया था? आणविक। तो आणविक का पहले बता देता हूं। आणविक का जो गुण है वो मृदु होगा। आप नरम हो सकता है, मतलब मृदु का मतलब होता है कि बहुत आसानी से उनके अणु में हट सकते हैं। यानी इस तरह से, एक मुलायम का मतलब ये नहीं होता है कि जैसे आटा होता है वैसे मुलायम नहीं सोचने का। ठीक है, तो चलिए, तो ये हुआ। इसका गलनांक कम होगा। आपने देखा वो कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी जल्दी उड़ जाता है, या मैं पानी को भी बोला, बर्फ को बोला था मैंने आणविक में, तो वो बहुत जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये काम होता है। वाष्पशील होता है, आपको देखे हो उसमें वाष्पशीलता अधिक रहती है कार्बन डाइऑक्साइड में। विद्युत के चालक नहीं होते हैं। यहां पर भले लिखा है दुर्बल चालक, लेकिन चालक भी होगा तो दुर्बलतम होगी, बहुत कम, बहुत अधिक नहीं होगा। ठीक है, तो दुर्बलतम होगी। कोई कुचालक भी होता है, जैसे पानी है, पानी विद्युत का कुचालक होता है। बर्फ भी विद्युत का कुचालक होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी कुचालक होगा। सो यहां पर विद्युत का चालक नहीं होता है, ये याद रखिएगा। मैं यहां पर इस चीज को हटा देता हूं, ये कुचालक भी लिखा है ना, लेकिन इस चीज को मत लिखिएगा, विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक, दूसरा है, हमने कौन सा पढ़ा था? आयनिक। आयनिक कैसा होता है? ठोस होता है, भंगुर होता है। जैसे आपने नमक के क्रिस्टल ले लीजिए, उसको छोड़ दीजिए, नीचे गिरते ही वो अलग हो जाएगा, टूटने लगता है, यानी और छोटे छोटे क्रिस्टल में बंटने लग जाता है। इसको कहते हैं भंगुरता, ब्रिटलनेस, टूटना, बिखरना, ये इसके गुण होते हैं। दूसरा, इसके गलनांक और क्वथनांक बहुत ही उच्च होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके गलनांक क्वथनांक कम है ना, क्योंकि उसका बल कैसा है? आकर्षण बल कमजोर है, इसका आकर्षण बल प्रबल है, तो इसके गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। जैसे मैं अगर इसकी बात करूं सोडियम क्लोराइड का, तो 820 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वो पिघलेगा, तो ये बहुत ज़्यादा तापमान है ना। ठीक है, और इनको कार्बन डाइऑक्साइड को देखो, हमारे तापमान पर ही वो बिखरने लग जाते हैं। पानी का जो बर्फ है वो भी हमारे तापमान पर भी अलग होने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये कहानी हुई। फिर ये द्रवित अवस्था या जलीय अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी पानी में घुल जाए अथवा इसको पिघला दिया जाए तो ये विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक यानी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये दोनों बातें हो गई। सहसंयोजी क्रिस्टल, सहसंयोजी क्रिस्टल की क्या विशेषता होगी? अब हीरे के बारे में बात करें तो बहुत कठोर है, वैसे ही अगर हम रेत की बात करें तो कठोर है, तो ये बहुत कठोर होता है। यानी आप उसके उदाहरण को देख करके आप सोचने की कोशिश करिएगा। विद्युत से संबंधित दोनों की बातें हुई। ये ठोस अवस्था में कुचालक है, बेटा ध्यान रखना। ये भी ठोस अवस्था में हो चाहे अद्रवित अवस्था में बात करें कुचालक है, लेकिन ये क्या चीज? सहसंयोजी। सहसंयोजी जो ठोस होते हैं, क्रिस्टल होते हैं, वो भी कुचालक ही रहेंगे विद्युत। और इसकी अवस्था की बात करें या कठोरता की बात करें तो ये बहुत कठोर होता है। ठीक, फिर उसके बाद है, इसका भी गलनांक क्वथनांक उच्च होगा। दुर्बल चालक जो शब्द लिखा गया, इसके बारे में बात करूं तो यहां पर थोड़ी सी बातों को समझना है। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? ग्रेफाइट के बारे में बात करते हैं तो चालक है, लेकिन अगर हम हीरे की बात करें तो कुचालक है। तो उसके बंध की प्रकृति पर डिपेंड करेगा। रेत की बारे में बात करते हैं तो रेत कुचालक है। तो आप ध्यान रखना, कुचालक शब्द को याद करना, यहां पर सुचालक शब्द उपयोग मत करना। ठीक है, दुर्बल चालक की जगह पे आप कुचालक यूज करना। इंसुलेटर है, ठीक है, बेड कंडक्टर। फिर अपन बात करते हैं यहां पे धात्विक के बारे में। धात्विक यानी धातुओं के जो गुण है आप लिख सकते हो। धातु कठोर होता है, ठोस होता है, आघात वर्धनीय है, ठोकेंगे तो वो चिपटने लगता है ना कि वो बिखरने लगता है। इसको ठोके तो बिखर जाएगा, लेकिन वो बिखरता नहीं है, तो इसको बोलते हैं आघात वर्धनीय, आघात को सहने वाला। ठीक है, और इसमें तन्यता होती है ना, इसको खींच दिया जाए तो तार बन जाते हैं, इसको तन्यता बोलते हैं। इसको ठोकेंगे तो एक साउंड आता है छन 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 करके, है ना, वो क्या चीज है? इसको खनक बोलते हैं हम लोग, तो इसको बोलते हैं धात्विक खनक होता है। विद्युत का बहुत अच्छा चालक होता है। ये पूरी चीजें धातु संबंधित, तो धातु को तो ऐसे जनरली जानते हो। तो ये हुआ अंतर, ये भी आपको मायने रखेगा, और फाइनल लिखा हुआ कुछ उदाहरण आपको लिखा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बढ़िया है, ज्यादा जरूरी ये है। ठीक है, याद रखना, ये बहुत जरूरी, ये टेबल को जरूर याद रखिएगा। एग्जाम में जाने से पहले इस टेबल जरूर देख लीजिएगा। कुछ पूछ लेते हैं यार, बहुत दिन हो गए नहीं पूछे। कल की क्लास से संबंधित क्वेश्चन है, आप अपने से सोचना, मुंह से जवाब मत निकालना, और जब मैं पूछूंगा बताओ क्या है आंसर तब बताना। पहले सोच लेना, मुंह से बिल्कुल जवाब नहीं निकालना, पूरा सोचना इसको, ठीक है, फिर जवाब देना। पहला क्वेश्चन ये हमारे पास है, ज्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन है बस।
सोचो सोचो, जवाब मत दो, सोचो। हाँ सोचो, उत्तर क्या होगा, सोच लिए, सोच लिए। छद्म ठोस, स्यूडो सॉलिड। अभी एक बच्चे से मैंने क्वेश्चन किया था, उन्होंने जवाब, आपने जवाब दिया था बेटा, अंतर पूछा था आपने, जवाब दिया था मुझे, ठीक है। अब इसी जगह पे आपको जवाब देने की बारी आ रही है। आंसर क्या होगा, छद्म यानी झूठा, झूठा ठोस। कल बताया था अक्रिस्टल एक झूठा ठोस होता है, और इनमें से अक्रिस्टल कौन सा है, ग्लास, बाकी सभी क्रिस्टल है। यस, तो ये इसका आंसर हो गया, बोलो ग्लास। इसको हमने कल नाम दिया था सुपर कूल्ड लिक्विड, अति शीतित द्रव, अवास्तविक ठोस। अब यहां पर शब्द को लिख दिया छद्म, स्यूडो, झूठा, है ना, ऐसे बहुत सारे शब्द आ सकते हैं। तो चले क्लियर, वहां पे नहीं समझाने वाला होगा छद्म का क्या मतलब है ना, वहां पे तुमको ही बताना होगा। चलो अगला प्रश्न, मैं नहीं बोलूंगा, पहले पढ़ लो फिर बताना जवाब। सोच लो पहले आंसर क्या होगा, बताना नहीं, दोस्त पता चल जाएगा, तुम्हारा नंबर कट जाएगा। जवाब मिल गया। ग्रेफाइट किस प्रकार का ठोस है, इसका भी आंसर बी हो गया। यस, चलिए, एक अक्रिस्टलीय ठोस इनमें से क्या गुण रखता होगा, इसको सोचिए बेटा। वो अंतर इसलिए याद किए थे हम ऐसे प्रश्नों का जवाब दे सकें। बोलो, एक तीक्ष्ण गलनांक रखता है, बी चाकू से काटने पर साफ विदलित होता है। याद रखना, क्रिस्टल जो है जब काटोगे तो अपने एक लेयर में कटते हुए अलग निकल जाता है, लेकिन अक्रिस्टल जो है फिसल जाता है। जैसे अपन प्लास्टिक वगैरह काटोगे ना तो वो किधर से ऐसे छलन देगा, है ना, तो ऐसा होता है ना, फिसल जाती है। ठीक है, तो ये कहानी है। तो बताओ क्या हुआ, तो इसमें हुआ ये क्रिस्टल का गुण है, चाकू से काटने पर साफ विदलन होता है, बराबर कटता है, ये क्रिस्टल का गुण है। ये अंतर भी लिख सकते हो आप चाहो तो। सब कुछ एक जगह समाहित करना कई बार मुश्किल हो जाता है, तो कई बार कभी क्वेश्चन करने से आता है वो, इसलिए क्वेश्चन करना चाहिए। चाकू से काटने पर साफ विदलित नहीं होती है, ये सही है, ये अक्रिस्टल। फिर लिखा है इसकी अधिकतम दूरी पर, ये शब्द मैंने बोला था, आपको याद होगा, पहले वहां पर नहीं लिखा है लेकिन ये बोला था मैंने। क्या बोला था, लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होता है ना, लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट, यानी कि लंबी दूरी तक उसका अरेंजमेंट होता है। किसका, नियमित व्यवस्था। क्रिस्टल में क्या खास बात है, नियमित व्यवस्था। आंसर मिल गया। सोना एक उदाहरण है, बोलो, धात्विक क्रिस्टल। आंसर पता चल रहा है, नहीं कठिन तो नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हो तो ठीक है, नहीं हो तो आगे बढ़ेंगे। अब देखो यहां पर एक शब्द आता है क्लोज पैकिंग, ठोसों में संकुलन। ये संकुलन शब्द का अर्थ जानिए, छोटा सा, हर चीज की परिभाषा बना के रखा हूं, परेशान मत होइए। आप बुक खोलेंगे तो ऐसी परिभाषा नहीं मिलेगी कई बार, है ना। यानी आप जिस चीज को आप बोल रहे होते हो उसको बोलने का तरीका मैंने आपके लिए 7 शब्दों में लिखा है। संकुलन का मतलब होता है अरेंजमेंट, व्यवस्था। तो मैंने देखा हर चीज का मैं आत्मा बताता हूं, उस आत्मा को याद रखना, सब कुछ अपने आप बोल सकोगे। संकुलन का मतलब होता है व्यवस्था। तो कहूंगा क्रिस्टल में या ठोसों में, ठोस बोलने का मतलब होता है बेटा वास्तविक ठोस, और वास्तविक ठोस का मतलब क्रिस्टल। ठीक, तो ठोसों में बोल सकते हो या क्रिस्टल में बोल सकते हो। क्रिस्टल में उनके जो संघटक कण होते हैं एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, इसी व्यवस्था को हम क्लोज पैकिंग कहते हैं। परिभाषा लिखा है, पढ़ लो। संघटक कणों की व्यवस्था को संकुलन कहते हैं। यह संकुलन किस प्रकार से हो सकता है इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। एक बार देख लो फिर बात समझना। देखो ध्यान से देखो, गोले जो हैं, अगर गोलों को रखना शुरू करूं इस तरह से, गोला, मैं सर्कल नहीं बोल रहा हूं, सर्कल मतलब पेपर को काट करके गोला बनाया गया, वो सर्कल कहलाता है। चक्का सर्कल है, और गोला मतलब फुटबॉल या बॉल या कंचे या बाटी, वो गोला है। यस, हम दोनों को गोला बोल देते हैं। चल, ये गोला है,
हमने, अब सोचो बेटा, तुम्हारे दिमाग को थोड़ा सा प्रोसेस करूंगा मैं। कभी भी सोचो तो परमाणु मत सोचना, चाहे परमाणु की बात करो तो भी इस विज्ञान में आप फुटबॉल सोचना। अणु भी बोलो तो फुटबॉल सोचना, क्योंकि सोच चेंज हो जाता है। परमाणु बोले तो बहुत छोटा होगा, नहीं दिख रहा है। फुटबॉल बोलो तो दिख गया, वाह बड़ा सा है। यस, तो गोला बोल रहा हूं तो समझ लेना वो फुटबॉल है, फुटबॉल बड़े बड़े। यस, मैं फुटबॉल को एक लाइन से जमाना शुरू करता हूं, ये जम गया, देख रहे हो आप? क्या सोच रहे हो? फुटबॉल। परमाणु, अणु, आयन या संघटक कण का मतलब होता है फुटबॉल हमारे लिए। ओके, दिमाग के हेल्थ को सही कर लें। फुटबॉल, फुटबॉल जमे हुए हैं, एक क्रम में जमा दिए। दूसरे क्रम में कैसे जमेगा? दो तरीके हैं। एक तरीका यह है, इन्हीं के इस खांच को में मिलाते हुए, आप देखो बेटा मेरे हाथ से छोटा बड़ा हो जाएगा ये, इसी खांच में भरते हुए आप आगे बढ़ सकते हो। यस, इस तरह से। तो मैं एक काम करता हूं, ट्राई करता हूं मैं एक बार अपने बोर्ड का, दोनों अरेंजमेंट को एक बार चेक करते हैं। ध्यान से देखिए, पहले में क्या हुआ, जिस लाइन से जमा हुआ था उसी लाइन के नीचे सेम वैसे ही जम रहा था। ठीक है, तो यहां पर आपने अरेंजमेंट क्या देखा? आपने अरेंजमेंट देखा इसमें, अच्छा वो अलग है इसका तरीका। आपने अरेंजमेंट देखा इसका एक्स वाई। यस, ये ऐसे अरेंजमेंट है, देखो ऐसे लाइन से, और ऐसे अरेंजमेंट है कि नहीं? तो ये अरेंजमेंट आपको यहां पर देखने को मिला है। जबकि दूसरे में आपने देखा कि भाई ये जमावट पे ध्यान दें। आपने पहले तो देखे कि भाई आप एक लाइन से जमा दिए, दूसरा कहां से जमाते हुए चले, जो उसका खांच बनता है वहां से जमाते चले गए। दो प्रकार से आपने इन गोलों को या इन फुटबॉल को या इन परमाणुओं को या इन अणुओं को या इन आयनों को, यानी उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हमने अरेंज कर दिया है। तो दो प्रकार का अरेंजमेंट एक प्लेन पर हमने करा। इसको बोलते हैं 2D संकुलन। 2D संकुलन यानी द्विविमीय क्लोज पैकिंग, द्विविमीय सुसंकुलन या शब्द दिया जाता है, बंद संकुलन नाम दिया जाता है। तो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कहलाता है यह। और ये दोनों ही 2 डायमेंशनल है क्योंकि एक प्लेन पर ही कराएं। हमने इसके ऊपर और इसके नीचे गोले को नहीं जमाया, अभी वो बाद में करेंगे। तो आपने 2 ही प्रकार का जमावट देखा। अगर आप ध्यान से देखें तो हर एक गोला अन्य 4 गोलों को ही स्पर्श कर रही है। इसको देखेंगे तो हर एक गोला अन्य 6 गोलों को स्पर्श कर रही है। इसमें देखेंगे तो काफी जगह खाली है, इसमें देखेंगे तो काफी जगह भरा हुआ, ज्यादा से ज्यादा भरा हुआ है। दोनों में कुछ बातें अंतर पाई जा रही है। तो यहां पर बोले हर एक गोला अन्य 4 गोलों को घेरा हुआ है, मतलब हर एक गोले का 4 पड़ोसी है। ठीक है, 4 पड़ोसी क्या बोलते कण है। तो इस जगह पर यहां पर एक शब्द आएगा समन्वय संख्या। कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर मिल रहा है 4। तो क्या बोलेंगे, जब मैं इसको थोड़ी सी परिभाषित कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। जब किसी संघटक कण में जब किसी क्रिस्टल में उनके संघटक कण एक तल पर प्रत्येक गोला 4 गोलों से घिरा होता है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, तब इसे कहते हैं वर्ग संकुलन। अब ये वर्ग संकुलन क्यों कहलाएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। कोई भी एक गोला आप चुन लो, कोई भी, आपकी मर्जी, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा इसको या इसको, कोई भी एक चुन लो, जो भी मेरे, तो मैंने इसको चुन लिया। तो एक गोला मैंने चुन लिया, उसके पड़ोसी गोले का केंद्र बिंदुओं को देखिए, यह है। इनके पड़ोसी गोलों के केंद्र बिंदुओं को मिलाऊंगा तो मुझे एक वर्ग मिलेगा। 1 2 3, ये सिर्फ नंबरिंग कर दिया मैंने दिखाने के लिए, बाकी इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो आपने देखा कि हर एक गोला अन्य 4 से घिरा हुआ है, हर बार। ये भी 4 से घिरा हुआ है, ये भी 4 से घिरा हुआ है। आप बोले सर इधर तो 3 दिख रहा है, तो उधर है ना, तो अगले आएगा ना भाई। हम तो एक पार्ट को दिखा रहे हैं ना, सभी पार्ट को थोड़ी दिखा रहे हैं। तो इस तरह से हर एक गोला 4 से घिरा होगा, तब ऐसे संकुलन को क्या बोलते हैं, वर्ग संकुलन कहते हैं। ये छोटी सी बात ध्यान रखें, पूरी थ्योरी के साथ बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। तो ये हुआ। दूसरा,
संकुलन होगा वो होगा हेक्सागोनल। वो कैसे? तो इसको कौन सा संकुलन बोलेंगे? स्क्वायर क्लोज पैकिंग, यानी वर्ग संकुलन, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो आपको यहां पर कुछ करने की जरूरत नहीं, बहुत कुछ पढ़ाना है, सिर्फ आपको यह कहना है कि आप इस तरह से गोले बना के देखते जाइएगा। आपका जो ये चैप्टर जो होगा पूरा खेल खेल में निकलने वाला है, यानी ऐसे बनाओगे, मजे लोगे, याद रखोगे, बस यही कहानी है। यानी आप विजुअलाइज करोगे, सोचोगे, समझोगे अपनी मर्जी से। मुझे यहां पे क्या दिख रहा है ये मैं पता लगाता हूं, तो क्या दिख रहा है यहां पे देखो, हर एक गोला 6 से घिरा हुआ है, तो किसी एक गोले का पड़ोसियों के केंद्र बिंदुओं को ढूंढ लेते हैं। चलो मैं इस गोले को मान लेता हूं सेंटर, तो ये इससे इन 6 गोलों के से घिरा हुआ है। नंबर दे देता हूं 1 2 3 4 5 6। तो मैं देख रहा हूं यहां पर क्या बना? हेक्सागोनल बना, षष्ठकोण बना, तो इसको बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जिसको कहते हैं षष्ठकोणीय बंद संकुलन। ठीक है, इसमें इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? बोलो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ठीक, फिलहाल संकुलन का मतलब समझ में आ गया है ना। क्रिस्टल में उनके संघटक कणों की व्यवस्था को हम संकुलन कहते हैं। संकुलन के प्रकारों के बारे में बात करते हैं, क्लोज पैकिंग के बारे में बात करते हैं। तो क्लोज पैकिंग या संकुलन 2 प्रकार का आपको देखने मिलेगा। कौन कौन सा? पहला मिलेगा 2 डायमेंशनल और दूसरा मिलेगा 3 डायमेंशनल, यानी कि द्विविमीय सुसंकुलन। और ये क्या कहलाएगा? त्रिविमीय संकुलन। हमने अभी कौन सा देखा है? संकुलन बोलते हैं ना। द्विविमीय संकुलन 2 प्रकार का अभी हमने देखा था, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और ये कहलाएगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये 2 प्रकार का देखने को मिलेगा आपको यहां पर, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ये पूरी डिटेल बताऊंगा आगे जाके, अभी परेशान मत होइए। तो यहां पर क्या है? स्क्वायर यानी कि वर्ग संकुलन, हेक्सागोनल यानी कि षष्ठकोणीय। यहाँ पर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3D में भी मिलेगा सेम नाम से, और यहाँ पर क्यूबिक यानी कि घनी क्लोज पैकिंग। तो इस तरह से अपन आगे की क्लास में कल चलेंगे। तो ये बात क्लियर हो चुका है। तो इतना आप पढ़ के आएंगे, इतना आप देख के आएंगे, अच्छे समझ में आ जाएगा। कल की क्लास में आओगे, एक दिन पहले पढ़ के आओ, ज़्यादा फायदा। आप आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।